नमस्कार दर्शकों मैं हूं मोहित चौहान और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 में। आज हमारे साथ बहुत दिनों के बाद शोएब दा जुड़ रहे हैं बांग्लादेश से। दादा आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दादा, बांग्लादेश में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। इलेक्शन का रिज़ल्ट आने के बाद, तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद, एक थोड़ा नरम रुख था बांग्लादेश का। लेकिन फिर दोबारा वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जैसे-जैसे जो यूनुस के समय हो रहा था। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी एक खबर आई थी कि शाहबाज़ शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर बांग्लादेश को विज़िट करेंगे। 3 डेज़ का उनका एक टूर होने वाला है। लेकिन वही चीज़ हमने देखा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने उसको एक रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बोला है। लेकिन बांग्लादेश का गवर्नमेंट का भी कोई स्टैंड नहीं आया अभी सामने और ना ही डीजीआईएसपीआर यहाँ पाकिस्तान का जो है, उनका भी कोई वो नहीं है आगे। तो दादा, क्या वो विज़िट कर रहे हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद मोहित भाई, आपको और न्यूज़ 18 के सम्मानित दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार। देखिए, ये पाकिस्तानी वाला जो विलेज वाला चीज़ आप जानते हैं कि सबसे पहले मैंने ही ये ट्वीट किया था और हमारे ट्वीट करने के बाद ना तो सिर्फ भारतीय मीडिया में या पाकिस्तानी मीडिया में भी ये स्टोरी है। सब पाकिस्तानी स्टोरी मीडिया में आते हैं, भारतीय में भी आते हैं, बांग्लादेश में भी आए हैं। और अचानक पाकिस्तान हाई कमीशन कहते हैं कि ये गलत है। पाकिस्तान हाई कमीशन ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया। किसी पत्रकार ने पाकिस्तान हाई कमीशन को पूछा और उसने कहा गलत है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रिब्यूटल नहीं है। अगर हमारे जो ट्वीट की इंफॉर्मेशन ये गलत थे या झूठ थे, तो बांग्लादेश सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आते, बांग्लादेश की मिलिट्री के आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट आते और पाकिस्तान की जो डीजी आईएसपीआर है, ये तो इस तरीके के मौके के लिए बैठा है कि किसी को क्या कहते हैं इसको पाकिस्तान के खिलाफ कुछ आता है उसको जल्दी जल्दी गलत साबित कर दो। मगर सब चुप है क्योंकि ये हमारे जो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही करेक्ट है, रियल है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर आ रहे हैं बांग्लादेश में 3 दिन के लिए और ये लोग जो आ रहे हैं बांग्लादेश के साथ सामरिक या डिफेंस एग्रीमेंट, मिलिट्री एग्रीमेंट करेगा। मगर पाकिस्तान के लिए एक जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है कि बांग्लादेश में अगर शहबाज शरीफ आते तो ये तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उसको जाना पड़ेगा हमारे जो लिबरेशन वॉर की मेमोरियल में, और ये इसके लिए सबसे बड़ी एक ह्यूमिलिएशन है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान से जो मिनिस्टर आए थे, इसाक दर या जो आए बांग्लादेश में, कोई भी हमारे ये नेशनल में जो मेमोरियल है उसमें नहीं गए क्योंकि ये मेमोरियल तो पाकिस्तान के खिलाफ है। अभी आपने जो सही बताया कि ये हमारे ट्वीट के बारे में जो स्टोरी रिपोर्ट छपे हैं, इसके खिलाफ ना तो पाकिस्तानी आईएसपीआर, ना तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री, ना हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री या आईएसपीआर ने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ये बात बिल्कुल ही सही है। अभी ऐसे क्यों हो रहा है? आप जानते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से J-17 फाइटर भी खरीद रहे हैं। उसके जो एक ट्रेनिंग के जो ऑपरेटर्स ये आगे बांग्लादेश में अपैरेटस ट्रेनिंग के आगे। सो पाकिस्तान एक भिखारी है, मुल्क है, इसके पास कटोरे भी नहीं है भीख मांगने के। मैं बार बार कहता हूँ। सो यूनुस की जो जमाने में पाकिस्तान को बड़ी मौका मिला था, बांग्लादेश में जो नशे की चीज ड्रग्स वो बेचा, बांग्लादेश में पाकिस्तान ने आईएसआई ने वो भारतीय जो फेक करेंसी बेचता था, वहां से भारत के अंदर घुसता था। बांग्लादेश में हथियार भी आ रहे थे। सो पाकिस्तान को ये 18 महीने के जो मौका मिल गया था, बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान बनाने की जो एक ख्वाब हो गई, उसकी ख्वाहिश हो गई, सब बर्बाद हो गई इलेक्शन के बाद कि यूनुस नहीं गए। फिर भी ये जो बीएनपी की सरकार है, आप जानते हैं कि बीएनपी की सरकार की जो फॉरेन मिनिस्टर है, ये पहले से यूनुस की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। और बीएनपी के अंदर अगर
यूनुस के ही बंदे फॉरेन मिनिस्टर है, और इनको सब जानते हैं कि ये फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान के साथ अमरीकी डीप स्टेट की बहुत ही गहरी ताल्लुकात है। सो एक बंदा जो अमरीकी डीप स्टेट की लोग है, पाकिस्तान के साथ भी उनके अच्छे रिश्ता है। सो ये आएगा तो फॉरेन पॉलिसी इतना बदल नहीं सकते जितने हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया, और हमारे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर तारक रहमान साहब को ये महसूस नहीं हो रहा है कि फिर से ये यूनुस के लोगों ने उनकी सरकार को यानी बीएनपी सरकार को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। इसकी भी एक वजह है कि यूनुस के लोग और पाकिस्तान चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बीएनपी सरकार गिर जाए और या तो यूनुस वापस आए, नहीं तो जमात इस्लामी तख्ते पे आए। सो ये सब एक साजिश चल रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, अभी नहीं मैं कहूँगा बीएनपी के खिलाफ, और बीएनपी अगर जल्दी जल्दी ये समझेगा अच्छा है। तीसरी जो आपने सवाल पूछा था कि तारिक रहमान साहब चाइना जा रहे हैं, चाइना तो जाना पड़ेगा ना, बांग्लादेश को पैसा की जरूरत है, और चाइना एक ऐसा मुल्क है जो बिलियन डॉलर दे सकते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर। चाइना के पास पैसे की कोई कमी नहीं। सो बांग्लादेश तो जाएगा। चाइना के पास पहले भी हसीना जी भी गए, और हसीना जी को भी पहले से पैसा मिला चाइना से इन्वेस्टमेंट। अभी जो तीसरा बैरेज के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये चाइना को देने की, हमारे पास जो जितने खबर है, मैं ये न्यूज़ 18 की दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये एक्सक्लूसिव है कि चाइना के साथ ये तीसरा बैरेज की बात फाइनल होगी, और ये बीएनपी सरकार तीसरा बैरेज बिल्कुल ही चाइना को दे रहे हैं। और चाइना आप जानते हैं कि हर हफ्ते बांग्लादेश से कोई ना कोई डेलीगेशन को ले जा रहे हैं बीजिंग में, कल्चरल से लेके छात्र लोग या पॉलिटिशियन सबको ले जा रहे हैं। सो चाइना बांग्लादेश की तरफ जो नजर दिया है, ये अभी ये आगे बढ़ाने के लिए तारिक रहमान साहब की जो बीजिंग सफर जून में होगा, ये उसकी एक पार्ट है। मगर पहले हमें एक पता था, इंफॉर्मेशन था कि तारिक रहमान साहब भारत भी जाएंगे, सफर करेंगे। अभी भारत नहीं जाएंगे ऐसी बात नहीं कर रहे, मगर हालत ऐसे लगता है कि धीरे धीरे ये जो बीएनपी सरकार ये भारत के से दूर जाके चाइना के साथ ज्यादा जा रहे, और बिल्कुल ही यूनुस की तरह पाकिस्तान की भी नजदीक या करीब जा रहे, जो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि देखिए, ये मैं भारत के एक दोस्त होते हुए कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की भी कोई इनिशिएटिव में कोई कमी है। बांग्लादेश में जो पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि चाइना पाकिस्तान की एक्टिविटीज है, यहाँ से डेलीगेशन ले जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दूसरी तरफ भारत अभी बिल्कुल ही चुप है, एकदम चुप है। हमारे को लगता है शायद भारत वॉच कर रहा है, सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे, समझने की कोशिश कर रहे। बाद में शायद कुछ इनिशिएटिव भी लेंगे कि भारत तो भी नहीं चाहते कि बीएनपी के साथ रिश्ता खराब हो। भारत के साथ बीएनपी का पहले भी, जब बीएनपी तख्ते पे थे 1991 में, 2001 में, उस वक्त भी बीएनपी के साथ भारत के रिश्ता बहुत अच्छे थे, और बीएनपी के साथ अभी भी शायद रिश्ता अच्छे होने की कोई पॉसिबिलिटी है। मगर हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा क्या सिचुएशन कहाँ जाते हैं। दादा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ। आपने लिबरेशन मेमोरियल की बात करी, 71 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और बांग्लादेश एक नया मुल्क बना था। दादा, अवामी लीग उसमें बहुत, मतलब देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान और उनका परिवार पूरा लिबरेशन के आगे उसमें रहा। दादा, इस समय अवामी लीग की क्या हालत है, मतलब किस पोजीशन पे अवामी लीग का? देखिए, अवामी लीग की जो असल से जो हालत है कि अवामी लीग ये जो पार्टी है, शेख हसीना जी बहुत महीने तक
चुप है, मीडिया में वो नहीं है। और पहले जो शेख हसीना जी जो ये रिटन इंटरव्यू दे रहे थे मीडिया को, भारत की और इंटरनेशनल, अभी कोई मीडिया ऐसे कोई रिटन इंटरव्यू पब्लिश नहीं करेगा कि पुराना हो गया। सो शेख हसीना जी को सामने आना चाहिए था वीडियो में, वो तो नहीं आ रहे। और भारत की एक अखबार में, न्यूज़पेपर में, बांग्लादेश की एक मशहूर पत्रकार M.A. हुसैन, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आपने भी देखे होंगे, कि उसने लिखा है कि 3000 से ज़्यादा अवामी लीग के लोग अभी भारत में हैं। और पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल थे उसमें इनके नेटवर्क थे, और वो निस्तक इसको इस्तेमाल करके इन्होंने कोई आधार कार्ड बनाए, भारतीय पासपोर्ट भी बनाए हैं, और भारतीय पासपोर्ट लेके वो कोई दूसरी मुल्क चली गई। इसके साथ और एक इंफॉर्मेशन वहाँ आए M.A. हुसैन के आर्टिकल में, कि कोई अवामी लीग के लीडर्स पैसे वाला जो है ये ग्लोबल स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, हथियार के कारोबार या एकदम मानव पाचार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब गंदी कामों में लगे हैं। सो ये बहुत एक भारत के लिए भी एक परेशानी की बात है। भारत ने इन लोगों को, देखिए भारत ने असल से शरण दिया है हसीना जी को, क्योंकि हसीना जी कोई घुसपैठी नहीं है। हसीना जी को बांग्लादेश आर्मी ने बाकायदा मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भारत भेजा। सो हसीना जी भारत की मेहमान है। मगर बाकी सारे जो अवामी लीग के 3500 या 3000, वो सब घुसपैठी है, भारत में इलीगली घुसा है। सो वो अगर घुसता है, और भारत आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में सब बंगाली है, और अभी बीजेपी आने से पहले, ये इस महीने के 4 तारीख बीजेपी की सरकार बनाने से पहले तो ममता बनर्जी थे, और ममता बनर्जी तो सब हर दफा ये जो बीजेपी सरकार के खिलाफ थे, भारत के भी खिलाफ थे। सो ममता बनर्जी या इनकी सरकार की वजह से वैसे ही वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, सब जगह पे जिहादियों की जो घाटी बन गई बहुत। अभी ये 3500 अवामी लीग के लीडर, जिनमें जिसके पास ऐसे भी है अवामी लीग के लीडर जिन्होंने बांग्लादेश से भागने से पहले 1000 करोड़ टाका ले गई, 10,000 करोड़ टाका ले गई भारत के अंदर। सो ये पैसा तो ये अगर स्मगलिंग में लगा रहे हैं, गलत कामों में लगा रहे हैं, भारत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात हम लोगों को याद रखना चाहिए कि ये जो अवामी लीग के लोग घुसे हैं भारत के अंदर, घुसपैठी 3500 या 3000, इनमें से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस या भारतीय कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर है। ये दिल से बीजेपी को अपना नहीं मानते। सो इतने बड़े एक पॉपुलेशन 3000, 3500, वो भी घुसपैठी, उसके पास पैसा है। अगर ये कुछ ऐसा कोई हरकतें करेगा जो भारत के खिलाफ बहुत डेंजरस हो सकता है, भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट बन सकता है। और फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि अवामी लीग के फ्यूचर डिपेंड कर रहे हैं हसीना जी के हाथ पे। हसीना जी अगर चाहते हैं कि अवामी लीग फिर से वापस आए पॉलिटिक्स में, ये बिल्कुल ही मुनासिब है। मगर हसीना जी अगर चाहते भी हैं, तो उनके आजू बाजू में लोग जो है, अभी उनके आजू बाजू में ऐसे कुछ फ्रॉड भी है वहाँ। सो ये लोग उनको जो मीडिया से या बाकी लोगों से दूर करके रखा। आप देखेंगे कि भारत की कोई बड़ी मीडिया, फॉर एग्जांपल ये न्यूज़ 18 जैसी बड़ी मीडिया, अगर हसीना जी के एक वीडियो इंटरव्यू मांगेंगे, तो इनके आजू बाजू में जितने फ्रॉड है ये कनेक्ट नहीं करेगा। वो चाहते हैं कि हर कुछ वो कनेक्ट करे, कंट्रोल करे, मगर ये सब कंट्रोल करने की बात नहीं है। भारतीय मीडिया भी कोई बेवकूफ़ नहीं है। पहले एक प्रिंटेड इंटरव्यू छप दिया, आपने भी प्रिंट किया, मगर इससे बात तो आप नहीं करेंगे। आप वीडियो इंटरव्यू मांगेंगे, और वीडियो इंटरव्यू शेख हसीना जी देना चाहते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन, शेख हसीना जी बिल्कुल ही वीडियो इंटरव्यू देना चाहते हैं, मगर उनके आजू बाजू में जितना फ्रॉड है, ये लोग ये चीज़ को रुक के रखा है, क्योंकि वो समझ रहे कि हसीना जी अगर मीडिया में डायरेक्टली आ जाएंगे, सो ये लोग जो पैसे खा रहे हैं हसीना जी के नाम को बेच के, ये बंद हो जाएगा।
दादा इस पे वापस आऊँगा मैं, बस कुछ चीज़ें और मैं समझ लूँ आपसे कि अभी हमने देखा कि बांग्लादेश से जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, वो भारत में ट्रेनिंग के लिए आते थे और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी मसूरी जाते थे। लेकिन अब लाहौर की तरफ रास्ता मुड़ गया है उनका, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, बांग्लादेश की जो स्वाधीनता के बाद भारत के साथ हमारे रिश्ते गहरे भी थे और कभी कम कम गहरे थे। आई मीन बीएनपी भी थे, अवामी लीग भी थे, मगर ये जो ट्रेनिंग है, ये सब हर समय पे ये भारत में जाते थे कि ये टॉप क्लास ट्रेनिंग मिलता है भारत में सरकारी ऑफिसर्स को। मगर हमारे हिसाब से अभी पाकिस्तान जो ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे या छात्र लोगों को स्कॉलरशिप दे के ले जा रहे, हमारे लगता है कि ये आईएसआई का एक ट्रैप है। ये कोई ऑफिसर्स को, छात्र लोगों को फंसाएगा, एसेट या एजेंट बनाएगा। सो इज अ बांग्लादेशी के होने के नाते मैं समझता हूँ ये हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल ही एक गलत डिसीजन है और ये डिसीजन से बांग्लादेश सरकार को जल्दी से जल्दी वापस आना है। दादा अभी मैं एक बहुत दर्दनाक खबर सुन रहा था कि बांग्लादेश में मीज़ल्स यानी खसरा से 450 बच्चों की मौत हो गई है और ये सब हुआ जो यूनिस की वैक्सीनेशन पॉलिसी थी उसके बाद। दादा ये इतना बड़ा डेथ हो गया बच्चों का और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं बांग्लादेश में इसको ओवरकम करने के लिए? मुझे देखिए, बांग्लादेश में ये मीसल्स में, जिसको आप कचरा कहते हैं, इसमें अभी तक ऑफिशियल सरकारी इंफॉर्मेशन से 500 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुआ, मगर अनऑफिशियली ये नंबर 3-4 हज़ार से भी ज़्यादा है। और सरकारी अच्छा। इंफॉर्मेशन कहते हैं 50,000 बच्चे की जान खतरे में है, मगर ओरिजिनली ये नंबर भी 15 लाख या 20 लाख है। सो ये एकदम पेंडेमिक है, को कोविड की तरह, इससे भी ज़्यादा। और बच्चे मर रहे हैं सब, 2 साल से कम उम्र के बच्चे सब मर रहे हैं। और बीएनपी सरकार बिल्कुल ही चुप है कि बीएनपी सरकार यूनुस को बचाने की कोशिश कर रहे है। और इंटरनेशनल मीडिया में या सोशल मीडिया में आप अगर ये कच्चे की लिखेंगे, बांग्ला में हम कहते हैं इसको हम, HUM, हम। अगर ये वर्ड भी आप लिखें, शब्द लिखेंगे, वो फेसबुक इसको शैडो बैन करता है, क्योंकि यूनुस के साथ फेसबुक की बहुत ही अच्छी रिश्ता है, आप जानते हैं। सबके साथ यूनुस की रिश्ता है, सिर्फ ट्विटर में ये अभी तक यूनुस कर नहीं सकते हैं। मगर आप कि भारतीय मीडिया में अभी तो आना शुरू हुआ इंफॉर्मेशन। मैंने तो इस हफ्ते ही 3 भारतीय मीडिया में आर्टिकल लिखा हूँ और अभी भी पहले भी सामने भी आएगा। हमारी एक गुजारिश है आपसे और ये न्यूज़ 18 नेटवर्क के पूरे पत्रकारों से कि भाई आप सामने आओ। ये बांग्लादेश की एक नेशनल क्राइसिस है, इसको आप आगे ले जाइए कि आपकी इतनी बड़ी नेटवर्क है, आपके नेटवर्क में बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स है, आपके पास फर्स्ट पोस्ट है, आपके पास CNN 18 है, आपके पास CNBC है। सो आप अगर चाहते हैं तो इस चीज़ को बहुत प्रोमिनेंटली दुनिया के सामने ले आ सकते और आप बहुत सारे बच्चों की जान बचा सकते हैं। ज़रूर दादा, क्यों नहीं। दादा एक इम्पोर्टेंट मैं प्रश्न पूछना चाह रहा था कि जो हमने देखा था कि रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ था माइनॉरिटी परसिक्यूशन हुआ था बांग्लादेश में। तो एक रिपोर्ट आई है, सनातनी फाउंडेशन बांग्लादेश माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप है, जो ये कहता है कि 111 केस हुए और 24 लोगों की हत्या हुई, केवल और केवल 17 फरवरी से लेके 30 अप्रैल के बीच में, जब तक रहमान जी ने शपथ नहीं ली थी प्रधानमंत्री की। सर इसमें इस जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो भी बांग्लादेश में हुआ यूनुस के कार्यकाल में, इसमें कैसे अब सज़ा दी जाएगी और कैसे इसमें आगे बढ़ा जाएगा? बांग्लादेश सरकार क्या सोच रही है, आगे बढ़ भी रही है या नहीं? मुझे देखिए, बांग्लादेश की जो सड़कों में जो यूनुस के ज़माने पे हम लोगों ने देखा कि जिहादियों, कट्टरपंथी, आईएसआई के एजेंट्स, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट जितने थे,
वो तो बिल्कुल ही बिल्कुल अभी भी सड़कों पे हैं। सो बीएनपी ने इसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया, और जितने आतंकवादी या जिहादी जेल तुड़ के चले गए थे, या पुलिस स्टेशन से हजारों हथियार, 5,000 से ज़्यादा हथियार जो उसने लूटा, इसको रिकवर करने की भी कोई कोशिश अभी नज़र नहीं है। सो ये जो आप तो जो सनातन धर्म के लोगों के ऊपर जो अत्याचार, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इस देश में 1947 की 14 अगस्त से शुरू हुआ, जब ये देश पाकिस्तान बना। अभी ये जो इंफॉर्मेशन आपने दिया, ये जो फिगर उन्होंने कहा, ये इसमें गलत भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, मगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहा है अब तक, क्योंकि जिहादी सड़कों पे गए। बीएनपी को अभी एक डिसीजन लेना है कि क्या ये भी यूनुस की तरह चलने की डिसीजन लिया है, ना ये कुछ अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीएनपी ऐसे करेगा जो कर रहा है अभी तक, तो जल्दी बीएनपी बहुत अनपॉपुलर हो जाएगा। लोगों की अभी सड़कों में प्रोटेस्ट शुरू हो गई यूनुस के खिलाफ, हर दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि बीएनपी अगर नहीं सुधरे, बीएनपी अगर यूनुस के खिलाफ कोई एक्शन कार्रवाई शुरू नहीं करे, तो बीएनपी भी फंसेगा कि हिंदू की खून कहिए या बंगाली का खून कहिए, जो भी कहिए, ये खून की एक कर्मा भी होता है। सो ऐसा नहीं है कि आप सालों तक हिंदू को खून करते जाएंगे या अत्याचार करते जाएंगे, इसका भी एक परिणाम होता है। सो बीएनपी को समझना चाहिए। और हम चाहते हैं बांग्लादेशी होने के नाते कि तारक रहमान साहब जरूर अगले महीने भारत जाए, भारतीय मीडिया से बात करें। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने कोई मीडिया आउटलेट के साथ उनके प्रेस सेक्शन में ऐसे कम्युनिकेशन भी किया इंटरव्यू के बारे में। और मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए तारक रहमान साहब की प्रेस सेक्शन को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये न्यूज़ हिंदी में भी आप उनको ले आइए, कि भारतवासी को देखना ज़रूरी है और भारत में इनके सफ़र होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जिहादी कट्टरपंथी जो सड़कों में हैं, इसको बंद कीजिए। और सबसे बड़ी जो बात है, यूनुस ने जो अपराध की, क्राइम्स की, आपने जैसे मुझे बताया कि इतनी बच्चे की मृत्यु हो गई, मौत हो गई, इसके साथ यूनुस ने लूटा है देश को। एक ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पे बांग्लादेश को अमेरिका की गुलाम बना दिया है। सो सब मिला के यूनुस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करना ज़रूरी है, उसको अरेस्ट करना है, इसके एडवाइजर्स को भी अरेस्ट करना है। और बीएनपी अगर ये करता है तो बीएनपी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगा। दादा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। हमने अभी जैसे आप एक कहावत सुनी होगी आपने, आप उंगली पकड़ाएंगे लोग हाथ पकड़ लेते हैं। तो अभी हमने सुना कि यूएस ने कुछ प्लान करा है डिप्लॉय करने का वॉरशिप्स बांग्लादेश में। तो क्या एक तरीके से ये उंगली पकड़ने वाली बात है और धीरे-धीरे सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा करना, और तो एक तरीके से शेख हसीना जी की बात सच हो रही है? देखिए, अमेरिका तो अभी एक डोनाल्ड ट्रंप एक फालतू आदमी बन गई है दुनिया की नज़र पे। सो अमेरिका अभी कोशिश में है कि बांग्लादेश में एक एयर बेस बनाएगा, नेवल बेस बनाएगा, मिलिट्री बेस बनाएगा, ये इनकी ख्वाहिश है। और एक ब्रेकिंग स्टोरी मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि जब 2024 के तख्तापलट बांग्लादेश में हुआ, उसके 2 महीने बाद, उसके 2 या 3 महीने बाद, ये इंटरसेप्ट नाम के एक मशहूर वेबसाइट है, न्यूज़पेपर है, और दूसरे है ग्रे जोन। ये दोनों ने एकदम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश किया, कैसे बांग्लादेश में अमेरिका ने पैसा दिया, डीप स्टेट ने क्या क्या खेला, ये दे दिया। अभी जब हम लोग न्यूज़ मिल रहा है हम लोगों को कि अमेरिका ये सब करने की कोशिश में है, एयर बेस, नेवल बेस, मिलिट्री बेस, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी एकदम गिर रहा है, बहुत फास्ट गिर रहा है। और नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, उस मिड टर्म इलेक्शन में शायद रिपब्लिकन पार्टी बहुत ही बुरी तरह मार खाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में, और सीनेट और कांग्रेस चला जाएगा ट्रंप के हाथ के बाहर, कंट्रोल के बाहर।
और इसके साथ-साथ अगर ऐसा होता है तो डेमोक्रेटिक पार्टी शायद ट्रम्प को इम्पीच भी करेगा। और इसी की वजह से कि कोई अमेरिकी जो डीप स्टेट है वो खेलता है, बहुत तरीके से खेलता है। सो अमेरिका डीप स्टेट समझ गए कि अभी इनकी वाक़ आ गई ट्रम्प को गिराने की। और इसी की वजह से जो ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी ये जो बांग्लादेश के साथ अमेरिकी जो सो कॉल्ड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसको हम सब कहते हैं गुलामी की एग्रीमेंट। सो ये ट्रेड एग्रीमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, बीएनपी ने इसमें क्या किया, जमात इस्लामी ने क्या किया, जो एकदम टॉप सीक्रेट, उसमें वीडियो, ऑडियो और बहुत सारे सीक्रेट फाइल्स, ये बहुत ही जल्दी लीक होने वाला है। और आप जानते हैं अमेरिका से जब हम कहते हैं लीक, तो ये लीक तो या तो सीआईए करता है, नहीं तो एनएसए करता है, नहीं तो पेंटागन करता है। सो अमेरिका के अंदर अभी दो ग्रुप होगी, एक तो है ट्रम्प के फेवर में, दूसरी है ट्रम्प के खिलाफ। और ट्रम्प के खिलाफ जो ग्रुप है ये अभी धीरे धीरे बहुत पावरफुल होगी। आपको याद है मोहित भाई कि जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त कैसे ये ट्रम्प के ऊपर अटैक करवा दी वगैरह करके जो बाइडेन को दबा दिया, ले आए कमला हैरिस को और बाद में ट्रम्प को जिता दिया। सो जिस पावर ने डीप स्टेट ने ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनाया कि अमेरिका को लोग जैसा हम भारत में बांग्लादेश में वोट दे के लीडर चुनते हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं है। वोट लोग देते हैं ज़रूर मगर लीडर डिसाइड करता है इसके डीप स्टेट। सो हमारे को लगता है कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी नाटक होने वाला है। ट्रम्प की दिन छोटा हो रहे हैं और ट्रम्प के लिए बहुत खराब दिन आ रहे हैं। मगर इससे भी ज़्यादा है कि बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका ने किया या ट्रम्प ने किया, उस ट्रेड एग्रीमेंट में शायद ट्रम्प की फैमिली बिजनेस कंपनीज का कोई बेनिफिट मिल रहा है और कुछ भी मिल रहा है, और इसमें कोई सीक्रेट डील्स भी है, ये सब लीक होने वाला है। मतलब इतना सब कुछ हो रहा है। चाइना तीसरा वाला जो तीसरा प्रोजेक्ट है चाइना को देने जा रहा है बांग्लादेश। यूएस वहाँ वॉरशिप डिप्लॉय करने वाला है। मसूरी की जगह अब लाहौर जा रहे हैं सिविल सर्वेंट्स बांग्लादेश से। 111 केसेस हुए जिसमें माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन हुआ 1 महीने के भीतर-भीतर। उसके बाद पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ बांग्लादेश जाने की चर्चाएँ हैं। 450 से ज़्यादा बच्चे मर चुके हैं एक बीमारी से, मीज़ल्स से, खसरे से, और भी बहुत बच्चे बीमार हैं और पता नहीं कहाँ-कहाँ तक आंकड़ा जाएगा। दादा क्या ये सही समय नहीं है कि शेख हसीना जी को सामने आकर अब बात अपनी रखनी चाहिए? बिल्कुल, मैंने जो कहा मोहित भाई कि अभी जो हम लोग पत्रकार एक बात करते हैं ना हाई टाइम, अभी शेख हसीना जी के लिए ये हाई टाइम है कि वो खुद सामने आए, इंटरव्यू दे के, स्टेटमेंट दे के वीडियो में। और उनको अगर वो नहीं सामने आते तो ये जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, इसके वजह से ना तो सिर्फ बीएनपी अवामी लीग भी बदनाम हो जाएगा कि जब आप कोई आपके खुद के देश में, अपने के देश में ऐसी डेंजरस काम हो रहा है, बच्चे मर रहा है, 100 बच्चे, और शेख हसीना जी बिल्कुल ही चुप है। आप कहेंगे शेख हसीना जी बात कर रहे हैं, मैं पूछूंगा कहाँ बात कर रहे हैं। अब अगर आप कहेंगे टेलीग्राम चैनल में उनके लोगों के साथ, ये तो कोई लोग सुन नहीं रहे। उनको पब्लिकली आना है, इंटरनेशनल मीडिया में, भारतीय मीडिया में आके शक्ल दिखा के अपील करना है, कहना है। और अगर यूनुस के खिलाफ उनके हाथ में कोई इल्ज़ाम है वो सामने लाना है, लाके दुनिया को दिखाना है कि शेख हसीना अभी तक मरे नहीं, टाइगर अब तक जिंदा है। दूसरी जो है शेख हसीना जी को वो भी दिखाना है कि बांग्लादेश में जो बच्चे की मृत्यु हुआ, इसमें उनके दिल में दुख पहुंचा, वो गुस्सा है। और सिर्फ उनके लोगों को टेलीग्राम में कहने से कुछ फ़ायदा भी उनको मिलेगा नहीं। मैं तो अगर मैं शेख हसीना जी की एडवाइज़र होती तो मैं उनको कहती कि 1-2 दिन में आप आ जाओ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। ठीक है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्चुअली कीजिए, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाइए, भारतीय मीडिया को बुलाइए, पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बाद में लगातार आप इंटरव्यू देते जाइए। इट विल हैव अ मैसिव इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड। हसीना जी के लिए भी अच्छा है और इनके जो पार्टी के लिए और बांग्लादेश के भी लिए।
दादा थैंक यू सो मच। मैं तो बस यही उम्मीद करूँगा कि बांग्लादेश में ज़्यादा बच्चे इस बीमारी से ना मरें और जल्द से जल्द सबको टीका लगे और जो भी प्रिकॉशंस हैं या जो भी केयर करनी है बच्चों की जल्द से जल्द हो और ज़्यादा बच्चे ना मरें। मैं तो इसी की दुआ करूँगा भगवान से। थैंक यू सो मच दादा अपना समय देने के लिए। आपको बांग्लादेश पर भी बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आपको आपके साथ बहुत-बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए और ये न्यूज़ 18 को हमारी तरफ से धन्यवाद कि आप लोग हमें याद करते हैं, हमको बुलाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों जितने जितने दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं या देखेंगे, सबका हमारी तरफ से जो हमारे उम्र के ये हमारे से छोटे हैं सबको नमस्कार और जो बुजुर्गान हैं उनको प्रणाम।